तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय कपिल सिब्बल जी के सभी मेंबरान, सभी स्टूडेंट्स, आज के मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, उनको मैं विशेष तौर पर छायाकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने थोड़ा मंच के आग्रह पर अपना बेहतर परिचय दिया है। देवी और सज्जनों, वो बिहार आए, वैसे बिहार से उनका रिश्ता पुराना है और शायद उन्होंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत बिहार से ही की। वो संसद में बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर ही पहुंचे और ये खुशी की बात है कि उन्हें यह बात याद रहती, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री हैं, आज भले ही वे बिहार के प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन बिहार के पूर्व प्रतिनिधि के नाते बिहार हमेशा उनके सामने रहता है और हम लोगों को काफी अपेक्षा है उनसे। बिहार के लोगों को उनसे अपेक्षा, बिहार के लोगों की ये मांग थी। जब बिहार के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझको काम करने का मौका दिया 2005 में, तब से हमने केंद्र के समक्ष IIT पटना खोले जाने का आग्रह किया और ये खुशी की बात है कि IIT पटना की मंजूरी केंद्र ने प्रदान की। पाटलिपुत्र कॉलोनी में वह अभी काम कर रहा है और IIT के अपने कैंपस के निर्माण की आज आधारशिला रखी जा रही है और इस अवसर पर कपिल सिब्बल साहब आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। राज्य सरकार ने 500 एकड़ जमीन IIT पटना के लिए उपलब्ध करा दिया है, आज शिलान्यास भी हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा माधवन नायक साहब कह रहे थे, 2 साल के अंदर IIT पटना अपने कैंपस में आ जाएगा और इस काम के लिए मुझे पूरा विश्वास है। जब कपिल सिब्बल साहब शिलान्यास करने आए हैं तो हम तो चाहेंगे कि उद्घाटन करने के लिए भी वो पधारें और 2 साल के अंदर ये अपने कैंपस में चला जाए, आ जाए, बहुत खुशी होगी। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का मैं आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं। जिस प्रकार से हमने जमीन के लिए जो वादा किया था वो पूरा किया है, कठिनाइयां कहां नहीं आती और बिहार, इसका क्षेत्रफल है लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर और 2011 के जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, प्रारंभिक रिपोर्ट, और बिहार की आबादी हो गई है 10 करोड़ 38 लाख और अब बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो चुका है। बिहार में जनसंख्या का घनत्व राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जमीन का क्या महत्व है। जमीन बढ़ नहीं सकता है, आबादी बढ़ती जा रही है और हमारे आबादी के
70% हिस्से की अभी भी निर्भरता कृषि पर है। और जहां जिस प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित हो और शायद ही एक संकीर्ण पट्टी है जो अब का झारखंड बन गया है, उसके किनारे है, उसको छोड़कर पूरे बिहार की मिट्टी उपजाऊ, यहाँ के लोग मेहनती, खेती पर निर्भरता है। वैसी स्थिति में बहुत जरूरत पड़ने पर ही हम जमीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं। जो विकास के लिए अत्यंत जरूरी है वैसी ही चीजों के लिए हम जमीन लेना चाहते हैं। जमीन लेते वक्त, जमीन का अधिग्रहण करते वक्त क्या हम लोगों के मन पर गुजरता होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमेशा लगता है न जाने कितने लोगों का रोजगार खत्म हो रहा होगा। इतनी बड़ी आबादी और जो क्षेत्रफल जिसका हमने जिक्र किया, हमारे यहाँ 95% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान की कोटि, किसान प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। हमारे यहाँ कोई बड़ी जोत वाला किसान नहीं बचा है या उनकी संख्या न के बराबर। वैसी स्थिति में हम जब भी जमीन लेंगे तो किसान की ही जमीन लेनी पड़ती है। बहुत बड़े काम के लिए, IIT जैसे काम के लिए लेना, संस्थाओं के लिए लेना, तो लोग भी तैयार होते हैं। और मुझे खुशी है जब IIT पटना के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी तो एक गांव में अधिग्रहण किया जा रहा था। दूसरे गांव के लोग मुझसे मिलने आए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जो हर सोमवार को होता है, और उन्होंने कहा कि हम भी जमीन देने को तैयार। सचमुच वो एक अद्भुत दृश्य था। मैं किसानों के उस समूह को देखता रह गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हमने कहा आप सचमुच जमीन देना चाहते हैं? हमने तुरंत DM पटना को बुलाया और राजस्व के अधिकारियों को हमने कहा कि भाई ये भी जमीन देना चाहते हैं, देखिए इनका। और आज सबके सहयोग से जमीन का अधिग्रहण संभव हो पाया। तो इन बातों के उल्लेख के पीछे मकसद यही है कि मैं देख रहा हूं NIT पटना के लोग भी और जमीन की मांग कर रहे हैं। अब NIT पटना पहले BCE पटना था, मैं वहीं का ग्रेजुएट हूं और उन दिनों केंद्र में मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। उस समय के शिक्षा मंत्री जी को हमने कहा कि भाई इस कॉलेज में हम पढ़े हैं, बिहार का जो रीजनल इंस्टीट्यूट था वो जमशेदपुर में था। झारखंड के बनने के बाद बिहार में कोई रीजनल इंस्टीट्यूट नहीं है। BCE पटना इस देश के 10 सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। कृपा करके विशेष तौर पर विचार करते हुए इसे भी NIT बनाया जाए। और पटना NIT बनाने के लिए अलग से कैबिनेट का निर्णय हुआ, इसलिए वहां से मेरा क्या लगाव है ये सबको मालूम। लेकिन हमारे NIT के डायरेक्टर साहब जब मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि 100 एकड़ से काम नहीं चलने वाला। मैंने उल्लेख इसलिए किया पृष्ठभूमि, भाई कम जमीन पर हमें अब ज्यादा काम करने की आदत डालनी हो। मेहनत तो नहीं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन समावेशी विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें सभी राज्यों का ख्याल रखना होगा। वैसी स्थिति में अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों का ध्यान करते हुए हमें अपनी नीतियों को ढालना पड़ेगा। कौन नहीं चाहता कि हम पूरी जमीन दे दें, लेकिन कल्पना करिए हम फिर जमीन लेने जाएंगे तो उन चेहरों को देखकर क्या एहसास होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बजाय वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाइए। हम कोई जमीन देने में कोताही नहीं करना चाहते।
आपको जमीन दे दिया, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने जमीन नालंदा में दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मोतिहारी में 3-3 जगह किसान जमीन देने को तैयार है। आपसे हम मिले थे, आपने मेरी बात मान ली, लेकिन पता नहीं फिर बात होने लगी कि मोतिहारी नहीं, सेंट्रल लोकेशन की तय बात की जाती है। मोतिहारी का क्या महत्व है, चंपारण का क्या महत्व है, ये इतिहास का हर विद्यार्थी जानता है। गांधी जी चंपारण गए 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह से जो देश का माहौल बदला कि आजादी की लड़ाई जन आंदोलन में परिणत होगी, उसी चंपारण में, उसी मोतिहारी में हम चाहते हैं बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। उससे ज्यादा कोई सेंट्रल जगह नहीं, मेरी दृढ़ मान्यता है। और जब एक बार हमने कहा, जब चिट्ठी आई थी मुझको राज्य सरकार को कि आप बताइए जगह, तो मैं मोतिहारी गया था एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का, और वहां मैंने इसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि अगर यहाँ के लोग जमीन देने को तैयार हों, जमीन का मुआवजा हम देंगे, लेकिन अगर जमीन देने को तैयार हों, 1000 एकड़ की जरूरत होगी, तो यहाँ के बारे में हम केंद्र को सिफारिश कर सकते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यही खोला जाए। सिब्बल साहब उन किसानों की भावना को समझना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर 3 जगह पर किसानों का प्रस्ताव आ गया, और मैंने कलेक्टर को विशेष तौर पर हिदायत दी, वो 3 जगहों का प्रस्ताव आ गया। हमने केंद्र को भेजा कि आकर देख लीजिए, तीनों में से जो जगह आपको पसंद हो उसका हम अधिग्रहण कर लें। एक जगह चिन्हित की गई। अब फिर गाड़ी आगे चल चुकी, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से गाड़ी बिहटा पार करके बहुत आगे जा चुकी है, और फिर कहिएगा कि नहीं गाड़ी को फिर वापस पटना ले जाओ, तो मैं रेल मंत्री भी रहा हूं, ये रेल परिचालन में जरा जी की कर्म भूमि पर लाइए, दुनिया भर के लोग वहां खींच कर आ जाएंगे। आज क्या बात है कि नालंदा लोग जाना चाह रहे हैं, पटना से भी ज्यादा लोग नालंदा में अपनी संस्थाओं को खोलना चाहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय वहां आ रहा है, आप जानते हैं। संसद ने कानून भी बना दिया है, हमने राज्य में जो कानून बनाया था उसको हमने निरस्त कर दिया। वो जमीन भी हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सुपुर्द कर दिया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में जो मेंटर ग्रुप है, अब वो इंटरिम गवर्निंग बॉडी के रूप में काम कर रही है। कहां बात आगे बढ़ रही है, वो नालंदा में लोग जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग आएंगे। मुझको पक्का विश्वास है उसी मोतिहारी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, किसी से भी कम मोतिहारी का आकर्षण नहीं होगा। हम उसके लिए जो भी अतिरिक्त सहूलियत प्रदान करनी होगी, हम राज्य सरकार की तरफ से सहूलियतें प्रदान करेंगे। लेकिन आप वहां खोलिए, ये तो इतिहास जानने वाले लोग और विशेषज्ञ लोग इस पर चर्चा करेंगे कि अगर गांधी जी नहीं गए होते तो आजादी की लड़ाई का क्या होता। और जगह पर विश्वविद्यालय न खुले, पटना के आसपास क्या है, पटना में क्या हर चीज पटना में आएगा? क्या यही समावेशी विकास का लक्षण है? मेरी समझ से कदापि। और मोतिहारी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर अवस्थित है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जो सड़क बन रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटना हवाई अड्डे से कोई व्यक्ति उस विश्वविद्यालय के कैंपस में 2.25 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, अगले 2-3 साल के अंदर अंदर। भाई आज बेंगलोर में नया हवाई अड्डा बना है, कितना समय लगता है वहां पहुंचने में? कहा जाता कि 40 मिनट लगता है, लेकिन लगता कितना समय? तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं
आप समझ सकते हैं, इस भावना को आप समझ सकते हैं। पता नहीं और लोग क्यों नहीं समझते हैं, मेरी बात समझ के परे है। मैं एक व्यक्ति पर नजर मेरी बार बार पड़ जाती है, जनक पांडे जी यहीं बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर आपके। कितनी बार इनको समझाया हमने, रहने वाले बिहार के हैं, हृदय परिवर्तन नहीं होता। तो मैं तो विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, बाकी तो निर्णय लेने वाले आप हैं, हम तो अर्जी ही डाल सकते हैं। पहले आप कोर्ट में वकालत करते थे, अब सरकार में निर्णय लेते हैं। आपके समक्ष एक गरीब राज्य का, एक पिछड़े राज्य का मुख्यमंत्री आपके सामने सिफारिश कर रहा है, अपने मानने के लिए आरजू कर रहा है आपसे, और वो भी कोई अपने लिए नहीं, बापू की कर्म भूमि की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आए, इन बातों पर भी गौर करेंगे। आज दिन भर आपका व्यस्त कार्यक्रम है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री पीके शाही जी, जिनके साथ अपने पूर्व पेशे में आपका कुछ न कुछ ताल्लुक था, और दरअसल आप ही को देख करके मैंने सोचा कि हम भी यहाँ आप ही के पेशे से किसी व्यक्ति को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए। शाही जी बिहार के एडवोकेट जनरल, और दोबारा हम सरकार बना रहे थे तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान में अपनी दिनचर्या के मुताबिक टहल रहे थे। हमने वहां इनको आदमी भेजकर बुलवाया और हमने इनको प्रस्ताव दिया कि मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा आपकी जो इच्छा, और दिन में मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला। अब मैं आपके सामने, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, ये हाई कोर्ट के वकील हैं, इनको हमने ये जिम्मा लगा दिया है। बाकी आप जाने, बिहार के मामले में उन्होंने कहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करना है, हम लोग भी लागू करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, केंद्र के पास सब संसाधन, हम 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष प्लान नॉन प्लान मिलाकर अपने बजट का खर्च कर रहे हैं मानव संसाधन विकास पर। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए जो पैसा चाहिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक बार चाहिए, एक मुश्त चाहिए, और 12,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा हर साल रिकरिंग एक्सपेंडिचर चाहिए। अब इसका 65% आप और 35% हमारे जैसा गरीब राज्य वहन कर सकता है। आप बिहार के सांसद हैं, मुझे कुछ नहीं करना। अगर वहन कर सकता है तो आपके मुंह में घी शक्कर 20 लाख बिहार बन जाए। 20 लाख बिहार बनने के लिए भी आप ही लोगों के कृपा की जरूरत होगी। दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी सारे विषयों पर आज तो शिक्षा मंत्री जी रहेंगे, मैं उन विषयों के बारे में चर्चा नहीं। हाँ, एक गांधी जी की चर्चा हुई है, तो गांधी जी के दर्शन पर ही आधारित बुनियादी शिक्षा से 390 के करीब या 391 बुनियादी विद्यालय थे, कालांतर में वो बंद पड़े हैं, जमीन है उनके पास। हम चाहते हैं फिर से उसको पुनर्जीवित करना, और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे बुनियादी विद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आपकी एक विशेष नजर की जरूरत होगी, उसमें सहायता मिले, हम ये आग्रह करेंगे। हम लोग उसके लिए विस्तृत योजना बना रहे हैं, और हमारे माननीय मंत्री जी श्री शाही जी आपसे इन विषयों पर चर्चा करेंगे। अन्य सारे विषयों पर भी चर्चा होगी, आपको मैं सुनना भी चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। ट्रिपल आईटी के बारे में हमने कहा है, हम जमीन वगैरह देख कर रखे हुए हैं, और आपका जब गया कि प्राइवेट पीपीपी बोर्ड में होगा, आप इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टनर की तलाश कर लीजिए। हम तलाश करके आपको इत्तला उसकी कर चुके हैं, जल्दी उस पर भी निर्णय हो, और जल्दी उसके भी शिलान्यास के लिए आप आइए, हम तो यही चाहिए। आप संस्थान देते जाइए और यहाँ बिहार आते जाइए, उसको बिहार का भला हो। मैं यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
NIT पटना अपना विशेष स्थान बनाए, देश में ही नहीं दुनिया में अपना विशेष स्थान बनाए। और माधवन नायर साहब आए हुए हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, हम लोगों के नाज हैं, भारत के गौरव हैं। आप आइए और बिहार के नौजवानों को प्रेरित करने के लिए आइए। हम आपको फिर बुलाएंगे, इनको आप IIT से जुड़े हुए इस रूप में आपका कार्यक्रम होता रहे, नई पीढ़ी के लोग आपसे प्रेरणा ग्रहण करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के 10 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा लोगों की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और IIT पटना 2 साल के अंदर अपने कैंपस में आ जाए, इसके लिए राज्य सरकार के जिस किसी प्रकार के सहयोग की आप आवश्यकता महसूस करें, अमित साहब आप निदेशक हैं, अपनी तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। हम सब उनके ऋणी हैं जिन्होंने अपनी जमीन IIT पटना के लिए दी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।